रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कई बार दुनिया से कुछ ऐसी खबरें निकल के आती हैं जिन खबरों को जब पढ़कर हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो मन व्याकुल हो जाता है, मन विचलित हो जाता है और कुछ समझ में नहीं आता कि इस तरीके की घटनाएँ आप लोगों तक कैसे पहुँचाई जाएँ, क्योंकि एक तरीके से इस तरीके की खबरों को पढ़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। क्योंकि कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो पूरी तरीके से मन को कचोट देती हैं। और आज की जो घटना अभी निकल के आ रही है, मैं आप लोगों तक कहानी पहुंचाऊंगा, लेकिन कहानी से पहले एक अपडेट जो हरियाणा से निकल के आ रही है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, तो उसके आप लोग सुनेंगे तो सुनकर आप लोगों का कहीं ना कहीं इंसानियत से भरोसा उठ सकता है, क्योंकि ये जो खबर है ये अपने आप में हैरान और परेशान करने वाली है। दरअसल हरियाणा के अंदर हिसार में एक जगह पड़ती है फतेहाबाद। यहीं से अचानक से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल होने लगती है। जब सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके की वीडियो वायरल होती है, लोग जब उस वीडियो को देखते हैं तो लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर रहे होते हैं कि इस तरीके से आखिर दो लोगों की वीडियो कैसे वायरल हो सकती है। दरअसल इस वीडियो के अंदर दोनों ही पुरुष थे। एक व्यक्ति वो था जो एक व्यक्ति के साथ में अप्राकृतिक सेक्स कर रहा था, यानी उसका यौन शोषण कर रहा था, उसके साथ में ओरल सेक्स कर रहा था। जब इस तरीके की ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है और दूसरी तरफ पुलिस के पास में एक लिखित जो पोस्ट ऑफिस से एक लेटर पहुंचता है, उस लेटर में विनती की गई होती है कि साहब इस तरीके से मेरे साथ में पिछले कुछ समय से हो रहा है और लिहाजा आप इस पूरे मामले को संज्ञान में लें और इस मामले में कठोर से कठोर कदम उठाएं ताकि मुझे इंसाफ मिल सके, क्योंकि मुझे अपनी जान का भी खतरा है और मैं अपनी जान को खतरे में डालकर ये जो कदम है वो उठा रहा हूँ। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ साहब, मुझे मदद की ज़रूरत है और मुझे मदद मिलनी चाहिए। हर जगहों से जब ये व्यक्ति पुलिस से और मीडिया से और साथ के साथ सीएम हेल्पलाइन से लगातार मदद मांगता है, तो उसके बाद में इसमें पुलिस जो थी वो जो वीडियो वायरल होती है उस वीडियो को अपने संज्ञान में लेती है। उस वीडियो को फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजा जाता है और इस मामले में जब पुलिस छानबीन करती है तो पुलिस इस मामले में 2 धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है। आईपीसी की धारा 377 और 506 के तहत ये जो मामला था दर्ज किया जाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि जो मामला दर्ज किया जाता है ये मामला था एक एचसीएस जो एसडीएम के पद पर तैनात हैं, उनका नाम है कुलभूषण बंसल, जो कि हरियाणा के हासी में एसडीएम के पद पर हैं और उनके ऊपर इस तरीके के संगीन इल्ज़ाम वहीं पर एक संविदा में काम करने वाले एक व्यक्ति ने लगाए हैं और उस व्यक्ति ने इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए हैं, साथ के साथ खत लिखकर, लेटर लिखकर पुलिस से मदद भी मांगी है और साथ में सबूत के तौर पर एक वीडियो भी उसने भेजा है। और इस वीडियो में साफ तौर से देखा जाता है कि जो एचसीएस एसडीएम हैं कुलभूषण बंसल, वो उस व्यक्ति के साथ में अप्राकृतिक तरीके से उसका यौन शोषण करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो जो व्यक्ति है पुलिस से गुहार लगाता है और उसके बाद में 9 नवंबर को ये जो एसडीएम साहब होते हैं इन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है। सरकार की तरफ से भी तुरंत एक्शन लिया जाता है, जो एसडीएम होते हैं इन्हें निलंबित कर दिया जाता है। अब इस मामले में जब पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेके आती है तो जो व्यक्ति था जिसने इस तरीके की इल्ज़ाम एसडीएम साहब पे लगाए थे, उस व्यक्ति से भी जब पूछताछ की जाती है तो व्यक्ति यही बताता है कि मुझे संविदा पर इन्हीं एसडीएम साहब ने लगाया था और उसके बाद में ये मुझे ड्राइवर के रूम में बुलाते थे मसाज कराने के बहाने। मुझे 200 रुपये पर मसाज के तौर पर दिया करते थे। कई सालों से मैं उनकी मसाज कर रहा था, लेकिन कुछ समय से ये मेरे साथ में कुछ गलत बिहेव कर रहे हैं और मुझसे बोलते हैं कि मेरे प्राइवेट पार्ट पर मालिश करो। जब मैं मना कर देता हूँ, इनकार कर देता हूँ, तो बंदूक की नोक पर मुझे रखते हैं और कहते हैं कि करो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। अब मौत का डर की वजह से मुझे सब कुछ करना पड़ता है और कई बार ऐसा हुआ कि एसडीएम साहब ने इस व्यक्ति के साथ में ओरल सेक्स भी किया था। अब दोस्तों, जब इस तरीके की चीज़ें पुलिस के सामने आती हैं तो पुलिस सारी बातों को संज्ञान में लेती है। इस मामले को गंभीरता से देखते हुए सरकार जो थी वो भी एसडीएम साहब को एक तरीके से निलंबित कर देती है और ये जो मामला था अभी कोर्ट में है और जो वीडियो है इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है कि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। बहरहाल दोस्तों, जब इस तरीके की घटनाएं समाज में निकल के आती हैं तो मन बड़ा व्याकुल हो जाता है। एक इतनी रिस्पेक्टेबल पोस्ट पे बैठा हुआ एक व्यक्ति जो कि एसडीएम के पद पर है और उसके ऊपर इस तरीके से संगीन इल्ज़ाम लगना, वो भी प्रूफ के साथ, वीडियो के साथ, कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करता है। बहरहाल मामला अभी कोर्ट में है और इस मामले में इनके ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं या फिर नहीं होते हैं ये तो कोर्ट ही फैसला करेगा। लेकिन छोटी अपडेट थी तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ में शेयर करना चाहिए। और अब चलते हैं आज की कहानी के ऊपर।
और दोस्तों आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी अपने आप में एक ऐसी कहानी है कि ये कहानी रिश्तों को शर्मसार करती है, तार तार करती है। यकीनन इस तरीके की कहानी सुनने के बाद में मन व्याकुल हो सकता है। आज की कहानी ऑस्ट्रेलिया से है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है ग्रीस डेविस। और जो ग्रीन डेविस है, इनकी एक बेटी है जिसका नाम जेनी है और इनकी तीसरी शादी हुई है। इनकी तीसरी शादी में इनकी जो पत्नी है उनका नाम डेरिया है। अब ये डेरिया के साथ में अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे और लगभग साल 1990 के दशक में इनकी पहली शादी हुई थी। उसके बाद में इन्हें एक बेटी होती है। बेटी के साथ में ये अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करते हैं उस पहली वाली पत्नी के साथ में। थोड़ा समय उस पत्नी के साथ में इनका गुजरता है, लेकिन उस पत्नी के साथ में इनकी अनबन रहने लगती है। उसके बाद में जो पहले वाली पत्नी थी उनसे इनकी तलाक हो जाती है, लेकिन उनसे इनकी एक बेटी भी थी जिस बेटी का नाम जेनी था। लिहाजा जो जेनी होती है ये भी अपनी माँ के साथ में चली जाती है। उसके बाद में जो डीप्स होते हैं, ये डीप्स दूसरी शादी कर लेते हैं। दूसरी शादी करने के बाद में उन दूसरी पत्नी के साथ भी कई साल रहते हैं। सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जो डीप्स थे शायद इनका जो स्वभाव था ये झगड़ालू था, लड़ाकू किस्म के व्यक्ति थे। इसलिए डीप्स अपनी दूसरी पत्नी से भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। थोड़ा समय अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते हैं, लेकिन इत्तेफाक कुछ ऐसा बनता है, इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी करवटें लेती है कि जो दूसरी वाली पत्नी होती है उनसे भी इनका तलाक हो जाता है। अब डीप्स 2 तलाक़ें दे चुके थे, पहली वाली पत्नी से एक बेटी थी। उसके बाद में डीप्स तीसरी शादी करते हैं और तीसरी वाली जो शादी करते हैं उस वाली पत्नी का नाम होता है डोरिया। जो डोरिया होती है ये डीप्स के छोटे मोटे जो गुस्से होते हैं उन्हें बर्दाश्त भी करती है और अच्छी तरीके से अपने पति डीप्स के साथ में अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करती है। सारी ही चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी कि इसी बीच में डीप्स के पास में उनकी बेटी जेनी, उसका फ़ोन आता है। जब जेनी का फ़ोन आता है कहती है कि पिताजी मुबारक हो, आपने तीसरी शादी कर ली है। लिहाजा जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं हाँ तीसरी शादी कर ली हो, तो मुबारकबाद देने के लिए आई नहीं। क्योंकि जो बेटी थी और जो पिता थे इन दोनों के बीच में अक्सर बातचीत हुआ करती थी। भले ही पत्नी से तलाक हो गया था, लेकिन बेटी के टच में ये जो पिता डीप्स था ये था। तो जो बेटी होती है जेनी वो कहती है कि पिताजी आप टेंशन मत लो, मैं कुछ काम में अभी इस समय बिज़ी हूँ और उसके बाद में मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊँगी। जब डीप्स इस तरीके की बातें सुनते हैं कि बेटी मिलने आएगी, थोड़ा खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर अपनी पहली पत्नी के तलाक के बाद में ये डिप्रेशन में रहा करते थे, क्योंकि पहली वाली पत्नी से प्यार भरपूर मिला करता था। लेकिन अब पहली वाली पत्नी की जब तलाक दी थी तो उसने भी दूसरी शादी कर ली थी और वो अपने पति के साथ में हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रही थी। तो डीप्स की जो बेटी होती है, जब इसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास हो जाती है तो उसकी जो माँ होती है उसकी शादी कर देती है। यानी जेनी की शादी हो चुकी थी, शादी कर कर वो अपने ससुराल जा चुकी थी और अपने ससुराल में अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। ससुराल में कभी कभी अपने पति के साथ में अपने पति डीप्स के पास आती, मिलती अपने पिता डीप्स के पास, और सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। जो जेनी का पति था वो भी डीप्स को ससुर की तरह प्यार करता था। सारी ही चीज़ें ओके थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद में जैसा कि जेनी ने वादा किया था कि वो कुछ दिन डीप्स के पास में आकर उसकी तीसरी पत्नी डोरिया को जानेगी, वहाँ पर रहेगी। इसलिए साल 2000 में जो डीप्स की बेटी होती है जेनी, ये अपने पति से कहती है कि कुछ दिन वो अपने पिता के घर रहना चाहती है। लिहाजा जो जेनी का पति होता है वो भी सीधा सीधा जेनी को लेता है अपने साथ और डीप्स के घर पे छोड़ के चला आता है। कहता है कि ठीक है, कुछ दिन पिता के पास रह लो, बरसों का ज़माना गुजर गया, तुम अपने पिता के पास रही नहीं हो। और इस दौरान पिता ने तुम्हारी माँ के अलावा भी 2 शादियाँ की, लेकिन उन शादियों में भी वो सक्सेस ना हो सके, उन्हें सफलता नहीं मिली। हो सकता है कहीं तीसरी वाली पत्नी के साथ में भी कोई अनबन हो जाए, इसलिए तुम कुछ दिन अपने पिता के पास में रह लो। तो जो जेनी होती है अपने पिता के पास में आके रहने लग जाती है, लेकिन थोड़े ही दिन रहती है। उसके बाद में जो तीसरी वाली पत्नी डोरिया होती है ये सीधा पुलिस थाने पहुंच जाती है और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में जेनी और डीप्स के खिलाफ कंप्लेंट लिखाती है। अब जैसे ही पुलिस डीप्स और उसकी बेटी जेनी के खिलाफ कंप्लेंट सुनते हैं, मामले को गंभीरता से लेते हैं। डीप्स और जेनी को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में संबंधित धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट में दोस्तों जब सुनवाई होती है और ये जो खबर पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जब फैलती है तो लोग बड़ा हैरान होते हैं। लोग कहते हैं कि आजकल के दौर में जो इंसानियत है ये पूरी तरीके से शर्मसार हो चुकी है। ज़माना किस कदर घिनौना हो चुका है, दुनिया किस कदर घिनौनी हो चुकी है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग डीप्स और उसकी बेटी जेनी के रिश्ते से जान सकते हैं। दरअसल डीप्स और जेनी से जब पुलिस पूछताछ करती है और कोर्ट के अंदर भी इन दोनों से जब सवाल किए जाते हैं तो डीप्स और जेनी पुलिस को बताते हैं और कोर्ट के अंदर भी बताते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया है दोनों एक दूसरे से सहमत हैं, उसके बाद ही इन्होंने ये सब कुछ किया है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर इन दोनों ने क्या किया है। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2000 से।
और साल 2000 में जब जेनी डीप्स के यहाँ मिलने के लिए जाती है, हालांकि जो मैं कहानी सुना रहा हूँ ये साल 2008 की है। साल 2008 में ये जो मामला था कोर्ट के अंदर चल रहा था। तो साल 2000 में जब जेनी डीप्स अपने पिता के यहाँ जाती है उसकी तीसरी बड़ी पत्नी डोरिया से मिलने के लिए, थोड़े ही दिन बहुत अच्छे तरीके से रहती है, लेकिन इस दौरान डीप्स जो था ये जेनी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करता था, क्योंकि जब बचपन में जेनी छोटी थी तब उसने जेनी की माँ को तलाक दे दिया था और बचपन में उसे अपनी बेटी से प्यार करने का, मोहब्बत करने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए डीप्स अपनी बेटी जेनी को भरपूर प्यार किया करता था। जेनी जब अपने पिता का इस तरीके से स्वभाव देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि शायद माँ में ही कुछ कमी रही होगी जिसकी वजह से पिता ने माँ को छोड़ दिया। अब इसके जब डीप्स जो था अपनी बेटी जेनी का इस तरीके से ख्याल रखता था तो जेनी का जो नज़रिया था अपने पिता डीप्स के लिए बदल चुका था। इसलिए जेनी थी अभी ये भी बदले में अपने पिता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करती। कई बार ऐसा होता है कि अपने पिता के बेडरूम में ही सो जाती। जो तीसरी वाली पत्नी डोरिया होती थी उससे ये लोग कहा करते थे कि बेटी बरसों के बाद मिली है, इसलिए मेरे ही रूम में सो जाएगी, तुम अलग रूम में सो जाना। अब दोस्तों जो फॉरेन कल्चर होता है, जो यूरोपीय कल्चर होता है, उसमें शायद इन चीज़ों की पाबंदी बहुत कम होती है। हमारे देश की संस्कृति अलग है और जो यूरोप की संस्कृति है यानी पश्चिमी देशों की संस्कृति बहुत ज़्यादा अलग है। लिहाजा जो जेनी होती है डीप्स के रूम में सोने लगती है। जब सो रही होती है, दिसंबर का महीना होता है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो उस समय जेनी को भी ठंड लगती है। ये अपने पिता डीप्स से कहती है कि ओढ़ने के लिए कोई ब्लैंकेट वगैरह है, तो डीप्स कहते हैं कि ब्लैंकेट तो नहीं है, अगर तुम चाहो तो मेरे ही ब्लैंकेट में सो सकती हो। अब जेनी चूँकि अपने पिता से बरसों से बिछड़ी हुई थी इसलिए अपने पिता की ही बगल में उसी ब्लैंकेट में सो जाती है। रात के समय जेनी को कुछ महसूस होता है और उसको ये महसूस होता है कि उसके जो पिता डीप्स हैं शायद उसके साथ में कुछ कर रहे हैं। जब इस तरीके की चीज़ें जेनी को महसूस होती हैं तो जेनी भी इन चीज़ों का इनकार नहीं करती और अपने पिता को बाहों में जकड़ लेती है। उसके बाद में जो पिता डीप्स था और जो जेनी थे, इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। पूरी ही रात ये दोनों एक दूसरे के साथ में फिजिकल होते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद जो जेनी थी अपने पिता डीप्स के प्रति इतनी ज़्यादा आकर्षित हो चुकी थी कि उसे ये भी ख्याल नहीं था कि वो शादीशुदा है और उसका एक पति भी है। अब वो लगातार डीप्स के साथ में शारीरिक संबंध बनाती। ओपनली ये लोग एक दूसरे की गले में हाथ डालकर घर के अंदर घूमा करते थे। ये जो बातें थीं डीप्स की पत्नी डोरिया साफ तौर पे अंदाज़ा लगा रही थी कि जेनी और उसके पिता डीप्स के बीच में क्या चल रहा है। इसलिए डोरिया अपने पति डीप्स से कहती भी है कि तुम जेनी के साथ में जिस तरीके से ओपनली घूम रहे हो, मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन डीप्स कहता है कि वो बस अपनी बेटी से प्यार कर रहा है, अपनी बेटी से बस कुछ समय के लिए वो आई है तो उसे अकेला महसूस नहीं होने दे रहा है, इसीलिए उसे अपने साथ तो सुला रहा है। इसलिए जो डोरिया थी अब डीप्स और जेनी के रिश्ते का पता लगाने के लिए जासूसी करने लगती है। रात के समय जब डीप्स और जेनी कमरे के अंदर सोए हुए थे तो उसी समय जो डोरिया थी ये एक खिड़की से झांकती है तो देखती क्या है कि दोनों एक ऐसी पोजीशन में थे जिस तरीके से बता पाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ में 69 की पोजीशन में थे और जब ये सारी चीज़ें डोरिया देखती है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो दौड़ी दौड़ी भागी भागी पुलिस के पास पहुँचती है और पुलिस के पास पहुँचने के बाद में ये जो पूरी बात थी पुलिस को बताती है। उसके बाद पुलिस डीप्स और जेनी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में मामला कोर्ट में पहुँचता है और कोर्ट में पहुँचता है जब ये मामला तो डीप्स और जेनी कोर्ट में यही कहते हैं कि उन्होंने जो भी कुछ किया है अपनी मर्ज़ी से किया है, दोनों ही बालिग हैं, लिहाजा उनके खिलाफ़ कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने भी इस मामले में बहुत कड़ा रुख अपनाते हुए डीप्स और जेनी को अपना रिश्ता ख़त्म करने के लिए कहा है। अब यह सवाल पैदा होता है कि डीप्स और जेनी क्या अपने रिश्ते को कभी ख़त्म कर पाएंगे या फिर नहीं, या फिर जेनी के पति को अगर ये बातें पता चलेंगी कि डीप्स ने उसके पिता ने उसकी पत्नी जेनी के साथ में शारीरिक संबंध बनाए हैं तो क्या जेनी का पति जेनी को कबूल करेगा। बहरहाल दोस्तों आप लोगों को जो भी लगता है कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें दानिश लिखते हैं यूट्यूब बनाना चाहता हूँ और आपके वीडियो डालना चाहता हूँ, पैसा हमें भी कमाना है सर, आपको मुश्किल तो नहीं है बता दो। तो दानिश जी आप यूट्यूब बनाना चाहते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आप मेरी वीडियो डालेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है। आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, रुतबा कमाना चाहते हैं तो खुद से मेहनत करना सीखिए। उसके बाद में देव कुमार जी हैं लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी। तो देव कुमार जी आपका शुक्रिया। गर्ल वू हु करके आइडिया लिखते हैं आई लव वाचिंग योर वीडियो भैया थैंक यू, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत कोकरे हैं लिखते हैं सलाम, तो भैया वालेकुम सलाम, कैसे हैं। दीपक सिंह हैं लिखते हैं दीपक भाई ज़िला बुलंदशहर से देखते हैं कहानी बहुत अच्छी है भैया, आपका शुक्रिया। शाहनवाज शाह हैं 3 हार्ट बनाते हैं भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा हैं लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुंदर कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलमदीन आलम गुज्जर हैं लिखते हैं गुड जॉब मलिक साहब, आपके सब्सक्राइबर की तादाद काफ़ी कम है और आपकी मेहनत के हिसाब से तो क्या है कि वीडियोस पर व्यूज़ थोड़े कम आते हैं।
पहले वाला जो हमारा चैनल था, मैं आपको बताऊं तो उस पर 1.5-2 मिलियन हमारे सब्सक्राइबर थे और मिलियंस में वीडियो जाया करती थी। लेकिन नसीब कुछ ऐसा था कि हमारे पुराने सब्सक्राइबर से हमारा नाता टूटा। हमारा जो चैनल था उसे यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया किसी वजह से, किसी मिस्टेक की वजह से। बार बार अपील की लेकिन उसके बावजूद भी यूट्यूब ने उस चैनल को लौटाया नहीं। लईक अब्बास लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, नाइस स्टोरी। लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं भैया, आपका शुक्रिया। सालिम सैयद हैं, लिखते हैं गुड स्टोरी, लर्न स्पेशली पेरेंट्स फ्रॉम बोथ दी साइड। तो बहुत अच्छी बात कही आपने, आपका बहुत शुक्रिया। अनिल कुमार हैं, लिखते हैं गुड स्टोरी, अमेरिका से कहानी सुनते हैं भैया, शुक्रिया। प्रकाश राज हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, बेंगलोर से कहानी सुनते हैं तो भैया नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, नाइस स्टोरी, बात कहीं अगर शादी करो तो उसको निभाओ, बहुत अच्छी बात कही आपने, आपका शुक्रिया। अबू जाहिन हैं, लिखते हैं हाउ इट 10 PM नाउ। तो आप शायद दूसरे समय पे कहानी सुन रहे होंगे इसलिए आप बोल रहे हैं कि 10 PM तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस समय मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ तो उस समय 10 बजे का समय होता है। सुन त्यागी हैं, लिखते हैं मैं मन से बड़ा दर्जा नहीं है, रेनू सुल्त्यागी शाना बुलंदशहर से, यानी माँ से बड़ा कोई दर्जा नहीं। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप जो क्राइम पेट्रोल की स्टोरी सुना रहे हैं, भाई मैं क्राइम पेट्रोल की स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, जो क्राइम हुआ है उसकी स्टोरी सुना रहा हूँ। मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं स्टोरी ऐसी गुड है बट मदर किलिंग इज़ सो बैड, थैंक यू। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल अली हैं, लिखते हैं सर वेरी टॉपिक चेंज कर दिया आपने, अवैध संबंध नहीं सुनाए कहानी। तो अब्दुल अली जी, जो कहानी आती है वो मैं सुनाता हूँ, अगर अवैध संबंधों की आती है तो वो भी सुनाता हूँ, दूसरी क्राइम की आती है तो वो भी सुनाता हूँ। उसके बाद में मोहम्मद सादर आलम है, लिखते हैं अरे सलाम का जवाब दे दिया कर भाई। तो भाई सादर आलम जी, मैं सलाम का जवाब देता हूँ, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप सलाम करेंगे तो मैं आपका जवाब नहीं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नमस्कार का भी जवाब देता हूँ, सलाम का भी जवाब देता हूँ, सत श्री अकाल का भी जवाब देता हूँ। उसके बाद में राज करके आईडी है, लिखते हैं राजकिशोर चौरसिया बालेश्वर महाराष्ट्र से कहानी सुनते हैं भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में डेंजर बू करके आईडी है, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, मैं चाहता हूं कि आप मेरे क्राइम स्टोरी के 4 फेवरेट पर्सन के साथ एक कॉलैब करें, उस्मान प्राखर, शम्स ताहिर और आप प्लीज़। तो ठाकुर प्राखर सर के साथ में तो मैंने कॉलैब किया है, अगर आप चाहते हैं तो इस महीने के एंड में मैं ठाकुर प्राखर सर के साथ में एक लाइव कर सकता हूं, लेकिन उस्मान सर के साथ में और शायद शम्स ताहिर सर के साथ में पॉसिबल ना हो पाए टाइम की वजह से। उसके बाद में राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं जगजीत जी की शादी नहीं करनी चाहिए थी, रमेश चौधरी राजपुरा पंजाब से, आपका शुक्रिया। मुकेश शर्मा है, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हारून अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश हैं, लिखते हैं 2 दिन पहले सुनी है और आप क्यों सुना रहे हैं इस तरीके की कहानी। तो दानिश जी, आप पहले देखिए कि इस तरीके की कहानी आपने सुनी है, क्योंकि जो कहानी मैंने सुनाई थी बिल्कुल लेटेस्ट थी। इनके कमेंट्स पे रिप्लाई किया है, मैं आपका कहानी रोज़ सुनता हूं और लाइक भी करता हूं। मैं बहुत दिनों पर कमेंट्स किया हूं, मैं आपके चैनल से शुरू से ही जुड़ा हूं। आप अपने काम करते रहिए, कहने वाले तो कहते रहेंगे, धन्यवाद, जय हिंद। तो अभिमन्यु पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये रहमत अंसारी का है और ये 3 हार्ट बनाते हैं भैया, बहुत शुक्रिया। तो दानिश जी, मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर जो भी स्टोरी होती हैं लेटेस्ट होती हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि आप बार बार बोलते हैं कि मैं यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूँ, आपकी वीडियो डालना चाहता हूँ, तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर मैं मेहनत करता हूँ तो आप मेरी वीडियो कैसे डाल सकते हैं? और अगर आप यूट्यूब पे जाना चाहते हैं तो आपके पास में पूरा अधिकार है और मेरा सपोर्ट आपके साथ है, मेरा प्यार आपके साथ है, मेरी ऑडियंस आपके साथ है। आप अपना चैनल बनाइए, डेफिनेटली ऊपर वाला आपको कामयाब करेगा। सो दोस्तों, ये थी कहानी और ये थे आप लोगों के कुछ कमेंट्स। और आज की जो कहानी थी थोड़ी छोटी थी, क्योंकि आज के दिन मैं कहानी सुनाने के मूड में ही नहीं था, और क्योंकि मेरे पिताजी इस समय घर पे आए हुए थे तो सोच रहा था कि थोड़ा समय उनके साथ बीत जाता, और जो माँ है उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो आज कुछ ऐसा ही हो गया समय, और उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सुना देते हैं कोई कहानी। तो जी SDM वाली एक अपडेट मेरे साथ में आई थी, तो मैंने सोचा इसको सुनाना चाहिए। और उसके बाद में एक ये जो पिता और बेटी वाला रिश्ता कलंकित हुआ था, इसके बारे में सुनाना चाहिए। तो यही सब कुछ मैंने आप लोगों को सुनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो कहानी है आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।